नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नए वक्फ कानून का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस देश में एक ऐसा मौलाना बोर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही फड़फड़ा रहा है। इस मौलाना बोर्ड को कागज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। आज इसी बोर्ड के झंडे तले देश की राजधानी दिल्ली में मौलानाओं की फोर्स ने एक आयोजन किया, लेकिन मौलाना फोर्स ये धमाचौकड़ी एक फ्लॉप शो साबित हुई। मुल्ला मौलानाओं ने आज बड़ी बड़ी तकरीरें दी, संविधान की दुहाई दी, लेकिन पूरा सच ये है कि नए वक्फ कानून के लिए हर कानूनी और हर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, और इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भी नजर है। तो फिर ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस मौलाना बोर्ड के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच। आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछेंगे 5 सवाल, और साथ ही बताएंगे इस मौलाना बोर्ड के अंदर की कहानी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नए वक्फ कानून को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। संसद ने भले ही एक वक्फ कानून को पास कर दिया हो, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई छेड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला न सिर्फ जारी है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाव अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन की पूरी कार्य योजना, प्लानिंग, प्लॉटिंग तैयार कर रखी है। इस अभियान का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो 7 जुलाई तक यानी पूरे 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने का भी प्लान है, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे, और इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। यानी बहुत लंबा प्लान बना रखा है। और इसी अभियान के तहत आज दिल्ली के ताल कटोरिया स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आयोजित वक्फ बचाओ सम्मेलन में देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि और मुल्ला मौलवी इकट्ठे हुए, और साथ ही AIMIM, सपा और RJD जैसे राजनीतिक दलों के नेता भी इस सम्मेलन में वोट बैंक के खातिर शामिल होने के लिए पहुंचे। और इस दौरान वक्फ कानून को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई भाषण देने वालों ने इस मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हमला बताया और एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वो सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। वहीं ओवैसी और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। आप भी सुनिए नए वक्फ कानून के खिलाफ होने वाले सम्मेलन में किसने क्या कहा। इस जुल्म के मुकाबले में और जालिमों के मुकाबले में खड़े रहें। आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखिए कि आज आपके हाथों में घड़ी है, और जरूरत पड़ी तो हम अपने हाथों के लिए हथकड़ियों को भी कबूल करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, इसको दूर तक लड़ना है और देर तक लड़ना है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जब निगाहें मर्द मोमिन से तकदीरें बदल सकती हैं, तो हुकूमतें भी बदल सकती हैं। कानूनी कमेटी तैयार करें तो इस सिलसिले के मुकदमे में लड़े, मगर इसमें पहाड़ों से ज्यादा मजबूती की जरूरत है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा आएगा। और इंशाअल्लाह ये फ्रंट अगर आगे बढ़ा तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी, और कामयाबी मिलकर रहेगी। तो नए वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे ज्यादा मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। आपने अभी के बयान भी सुने होंगे। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से स्टैंड लेता है। इसकी कथनी और करनी हमेशा अलग होती है। आज भी दिल्ली के मंच पर
बोर्ड के नेताओं ने संविधान पर बड़ी बड़ी बातें की, इसलिए जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछे जाने चाहिए। आइए ध्यान से देखिए सवाल क्या है जिनका जवाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देना चाहिए। पहला सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों गया? क्या देश की संसद पर उसे यकीन नहीं, भरोसा नहीं है? क्या किसी कानून में सुधार के मकसद से किया गया संशोधन क्या गैर संवैधानिक होता है? दूसरा सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संसद से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो उसने 1985 में शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार क्यों कर दिया था? पूरे देश में सड़कों पर आंदोलन तब क्यों किए गए थे? और फिर राजीव गांधी की सरकार पर दबाव डालकर इस फैसले को संसद से कानून बनवाकर क्यों बदलवाया था? ध्यान से समझिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चालाकी को। शाहबानो केस में अपने कट्टरपंथी फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से बदलवा दिया और वक्फ कानून में अब यही बोर्ड अपने इसी कट्टरपंथी फायदे के लिए संसद के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट से बदलवाना चाहता है। यानी जब फायदा दिखे तो संसद पहुंच जाओ और जब दूसरी तरफ फायदा दिखाई दे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। ये इसकी चालाकी। अब सुनिए तीसरा सवाल क्या है बोर्ड से। बोर्ड हमेशा से मुस्लिम समाज में होने वाले किसी भी सुधार का विरोध क्यों करता है? शाहबानो का केस ले लीजिए, ट्रिपल तलाक का मामला देख लीजिए या फिर हिजाब से जुड़ा मामला देख लीजिए। ये हमेशा मुस्लिम समाज के सुधार के हर पुण्य कार्य में अड़ंगा क्यों डालने पहुंच जाते हैं? चौथा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यह है कि अगर यह वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है तो फिर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने जब 5 मई को सुनवाई की तारीख दे दी है तो फिर दिल्ली में आज ताकत दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 मई से पहले और भी कई विरोध कार्यक्रमों का ऐलान पहले से ही कर रखा है। क्या यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की कोशिश है? पांचवा सवाल यह है कि क्या पुराने वक्फ कानून से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ नेताओं को या रहनुमाओं को कोई इसके साथ इनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ या कोई पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कुछ ताकतवर लोगों ने खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। तो ये 5 सवाल है जिनका जवाब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देना होगा। और वहीं बीजेपी का कहना है कि नए वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। जब मामला कोर्ट में है तो फिर विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ओवैसी से भी पूछ रही है कि क्या उन्हें कोर्ट में हार का डर है, इसलिए वो ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने इस पर क्या कहा। वक्फ बहाना है, देश में मुस्लिमों को भड़काना है, दंगे लगाना है। जिस प्रकार के बयान एआईएमपीएलबी दे रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है पर उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान के ऊपर शरिया लागू हो जाए। कोई जंगे ऐलान बोलता है, कोई बोलता है जीने मरने का मामला है, कोई और भी भड़काने वाली बातें करता है। और इसका परिणाम हमने बंगाल में देखा, कैसे हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया। परंतु दुख की बात यह है कि एआईएमपीएलबी जैसी तंजीमें लगातार मुस्लिमों को भड़का रही है। ओवैसी जी के बयानों को मैं लगातार जो सुन रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं हमेशा कोई ऐसी बात होती है जो धर्म से या तो जुड़ी है या सांप्रदायिक सोच से। विकास पे मैंने अभी तक उनके कोई बयान नहीं सुने या देश कैसे आगे बढ़े। मामला जब कोर्ट में चले गया है तो क्या उनको अब कोर्ट में भी लगता है कि उनकी हार होने वाली है, कि उनको बाहर ये सब बयान देने की जरूरत पड़ रही है? वहीं नए वक्फ कानून को लेकर देश में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर एक बार मुस्लिम समुदाय को इसके फायदे बताए। मुंबई में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना और वक्फ संपत्तियों की लूट और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना है। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही इन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसका उपयोग
मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आम मुसलमान वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं और वक्फ संपत्तियों का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। पहले आप सुनिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नए वक्फ कानून को लेकर क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नए वक्फ कानून का विरोध करने के लिए इस समय सबसे आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB। यह संगठन दावा करता है कि इसका गठन मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन हकीकत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर उस कदम का विरोध करता है जो मुसलमानों की भलाई के लिए या मुस्लिम समाज में सुधार के लिए उठाया जाता है। इतना ही नहीं, बोर्ड पर आरोप है कि उसने हमेशा मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया है। आरोप तो ये भी है कि एक मुस्लिम रूढ़िवादी संगठन है ये और शरिया कानून को बढ़ावा देने का काम करता है। आइए पूरे विस्तार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, और इसे समझने के लिए हमें बोर्ड की जो वेबसाइट है उसे बहुत ध्यान से देखना होगा, जिसमें उर्दू में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब सरकार ने कानून बनाकर शरिया कानूनों को बेअसर करने की कोशिश की। ये लाइन सीधे सीधे संवैधानिक, संसदीय और लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए कानूनों का विरोध करना है। ये पहले स्थापना के समय लिख दिया था इसने, और इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर इसके उद्देश्य बताते हुए आगे लिखा गया है कि मुस्लिम समाज में तमाम गैर इस्लामी रस्म और रिवाज मिटाने का उद्देश्य। सोचिए, यहां सवाल उठता है कि क्या यह संगठन हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति को मिटाकर अरबी ईरानी संस्कृति को थोपना चाहता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं। आइए अब आपको बताते हैं इसका गठन क्यों, कैसे और कब हुआ था। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई थी। उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में लेकर आई थी। इस बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद भी बोर्ड की जो रूढ़िवादी सोच थी वो जारी रही। इसने 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर आंदोलन करके दबाव डाला और संसद से नया कानून बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2019 में ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाला जो संगठन थे उनमें सबसे आगे था, जबकि ये मुस्लिम समाज में सुधार के लिए एक बड़ा कदम था। ट्रिपल तलाक को लेकर जो मोदी सरकार ने फैसले लिए थे उसके। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने CAA को लेकर भी देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किए, जबकि यह कानून नागरिकता देने का कानून था, ना कि लेने का कानून था। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या के राम मंदिर का भी विरोध किया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आरोप है कि अयोध्या विवाद पर जब भी कोई समझौते की बात चली मुस्लिम और हिंदू पक्ष में, तो IMPLB ने इसमें अड़ंगा डाला। इसके अलावा AIMPLB काशी और मथुरा के विवादों में भी एक पार्टी है। और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्ट्रक्चर देखिए। बोर्ड का अध्यक्ष ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के देवबंदी या नदवी फिरके से आता है। बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि इसमें पदाधिकारियों के चयन में परिवारवाद चलता है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसकी सोच है, ये इसकी स्थापना की वजह है, इसलिए इसे एक रूढ़िवादी संगठन कहा जाता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में भी जाति प्रथा है और ये अशराफ और पसमानदा समाज में बटा हुआ है, यानी अगड़ों और पिछड़ों के बीच बटा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यह आरोप है कि वो अक्सर अशराफ यानी उच्च वर्ण के मुसलमानों के हितों को ही आगे बढ़ाता है और पिछड़े हुए पसमानदा समाज की यहाँ पर अनदेखी होती है।
आइए सुनते हैं इस बारे में पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी का क्या कहना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है, ये सारे मुसलमानों की बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत विडंबना है और हैरत की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो उनका स्ट्रक्चर है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 90% मुस्लिम समाज की जो भागीदारी है, यानी ओबीसी और SC ST जो मुसलमान हैं, जिनको हम देशज पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। तो सारे मुसलमानों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में बात करने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल भी नैतिक आधार नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये डर है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या वक्फ के नाम पे जो अब तक ये सारा जो खेल कर रहे हैं अशराफ और जो जहरा रूस खटरोज बताया है, अब वो जब वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट और चाकचौबंद हो जाएगा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से, तो फिर उनकी जो अपना एक सत्ता वर्चस्व है वक्फ को लेके, वो उस पर बहुत असर पड़ जाएगा। तो वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो करीब 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। इन सारी संपत्तियों का जो अनुमानित मूल्य है वो करीब है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन इसके बाद भी इन संपत्तियों से ना के बराबर आय होती है। इसकी वजह है वक्फ बोर्ड में चलने वाली धांधलियां। लेकिन नए वक्फ कानून से ये सारी धांधलियां आसानी से दूर हो जाएंगी और जाहिर तौर पर इससे वक्फ बोर्ड को करोड़ों अरबों रुपए की आय होगी जो सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विकास में ही काम आएगी। इस बात की तरफ सच्चर कमेटी ने भी स्वीकार किया था। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे और इसमें इसने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए भी सुझाव दिए थे। 2005 में कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 163 करोड़ रुपए की ही आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है सालाना। ये सच्चर कमेटी ने 2005 में कहा था और ये बातें बहुत पुराने समय की है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पुरानी है। सोचिए आज के समय में इससे और भी ज़्यादा कमाई हो सकती है जिससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वर्तमान में हाल बहुत बुरा है। वक्फ प्रॉपर्टियों से होने वाली कुल आय 2019 से 2024 के बीच 5 सालों में जो आय थी उसमें 99% की भारी गिरावट देखी गई है, जबकि इस दौरान वक्फ संपत्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी संपत्ति बढ़ रही है लेकिन आय कम हो रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो वक्फ संपत्तियों से जो कुल इनकम हुई है वो सिर्फ 1,26,00,000 रुपए की हुई है। सोचिए कहाँ तो कुल संपत्ति का मूल है 1.2 लाख करोड़ रुपए और आय कितनी हो रही है सिर्फ 1,26,00,000 रुपए की। अब आगे और सुनिए, वक्फ की संपत्तियां पूरे भारत में हैं, फिर भी ये मुट्ठी भर कमाई सिर्फ 3 राज्यों से आई है। बाकी के राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपनी कमाई 0 यानी शून्य बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब वक्फ बोर्ड इतना अमीर है और इसका लाखों करोड़ रुपए जो है वो आखिर जा कहाँ रहा है? अगर इतना अमीर है तो पैसा कहाँ जा रहा है? और अब यही सवाल मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी और आम मुस्लिम भी पूछने लगे हैं। दरअसल ये आरोप है कि कई जगहों पर तो खुद मुस्लिम समाज के कुछ रसूखदार लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। आइए सुनते हैं इस बारे में मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का क्या कहना है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की ज़मीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हज़ारों गज़ जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर हैं और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी हैं। पहले ITO पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज़ कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह ITO पे थोड़ा सा दूर हट के, जहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे।
तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं, इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। तो खुद कुछ मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों, यहां तक कि कुछ मौलवी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कुछ ताकतवर लोगों ने वक्फ की जमीनें हड़प कर रखी हैं। उसके बाद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। दरअसल ये मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है कि हमेशा ऐसे मौलाना मौलवियों ने या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने उनका नेतृत्व किया है। यही वजह है कि एक बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी मुस्लिम समाज ना तो आर्थिक उत्थान हुआ और ना सामाजिक उत्थान हुआ। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को अपने इशारों पर हाँकने वालों ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल मजहबी मुद्दों को भड़काने में और उन पर सरकारों को झुकाने के लिए किया है। और ये बीमारी आज की नहीं, आज़ादी के पहले भी यही सब होता था। और इस बीमारी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 40 के दशक में ही पहचान गए थे। मुस्लिम समाज की सोच और इस मुस्लिम पॉलिटिक्स पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विचार अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में विस्तार के साथ लिखे। इसलिए आज जब कई मुस्लिम बुद्धिजीवी जब बार बार डॉक्टर अम्बेडकर की दुहाई देते हैं तो उन्हें इस बारे में उनका विचार भी सुनना चाहिए। बाबा साहेब अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 232 से लेकर 234 तक मुसलमानों की सियासी सोच के बारे में लिखते हैं कि मुसलमानों की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि सिर्फ मजहब में है। मुसलमान वोटर अपने उम्मीदवार से सिर्फ यही चाहता है कि वो मस्जिद के पुराने बल्ब की जगह अपने खर्चे पर नए बल्ब लगा दे। जीवन के किसी भी सेक्युलर तत्व की मुस्लिम सियासत में कोई जगह नहीं है। मुसलमान सिर्फ मजहब के सामने ही नतमस्तक होते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने 40 के दशक में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर यह बात कही थी। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ कानून को लागू करने से इनकार करने को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि संघीय ढांचे के तहत कोई राज्य संसद की तरफ से पारित कानून को लागू करने से नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हालत किया है, जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे, तो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने। हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून का हम नहीं मानेंगे। ये लोग जो काम कर रहे हैं ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ये गलत फहमी में ना रहे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब पहुंचने पर कैसे हुआ आसमान में शानदार स्वागत। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के महत्वपूर्ण दौरे पर जेद्दा पहुंच गए हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ और स्वागत की शुरुआत आसमान से ही हो गई थी। सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी के विमान ने जैसे ही एंट्री ली, एक जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला। पीएम मोदी के विमान को सऊदी अरब के जो एयरफोर्स है उसने एस्कॉर्ट किया और इस दुर्लभ स्वागत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी के विमान के साथ साथ सऊदी अरब की एयरफोर्स के F-15 विमान साथ साथ उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक विमान, जब ये पीएम मोदी का विमान जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरा तो जमीन पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आसमान की तरह ही जेद्दा एयरपोर्ट पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। जेद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल, वाणिज्य मंत्री H.E. माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी और जेद्दा के मेयर H.E. साले अली ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं जेद्दा पहुंचकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आपको बता दें कि पिछले एक दशक में पीएम मोदी की ये सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।